हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। चैनल पर चैप्टर 1 पढ़ा रखा है, चैप्टर 2 पढ़ा रखा है फिजिक्स का, और केमिस्ट्री के चारों चैप्टर पढ़ा दिए हैं क्लास 9 के। ठीक है, आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 ऑफ फिजिक्स, ग्रेविटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अगर हम एक उसमें छोटे से पत्थर को बिना धक्का मारे एक हाइट से गिराएंगे तो एक्सीलरेट करेगा ना अर्थ की तरफ। तो जो स्टोन है जब एक्सीलरेट करता है अर्थ की तरफ तो कुछ उस पर फोर्स लग रही है। जो फोर्स है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, स्टोन है, अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। अब देखते हैं न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में एक लॉ दिया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका फॉर्मूला है F=G कैपिटल M स्मॉल m बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। ये कहता है कि हर मास यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है दूसरे मास को एक फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के दो मासों के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के उनके बीच के डिस्टेंस के। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि एक मास है m, एक है स्मॉल m, दो ऑब्जेक्ट का, और डिस्टेंस d है उनकी, और फोर्स F लग रही है। तो F डायरेक्टली हो जाएगा m×m, F इन्वर्सली हो जाएगा 1/d स्क्वायर। तो F डायरेक्टली कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। तो F कॉन्स्टेंट आ गया G कैपिटल M स्मॉल m बाई टी स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल G एक कांस्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, जो F की जो यूनिट है वो न्यूटन है, जो M है वो केजी में है, और D मीटर में है। तो जो G की यूनिट हम निकालेंगे वो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिलेशन है न्यूटन के तीसरे लॉ में और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। न्यूटन के तीसरे लॉ के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट है वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में। और न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कहता है कि हर मास यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो अगर कोई फ्री फॉलिंग स्टोन है अर्थ पर गिर रहा है तो स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, इसका मतलब कि अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है स्टोन को, है ना। लेकिन न्यूटन के तीसरे लॉ के हिसाब से स्टोन भी अट्रैक्ट करेगा अर्थ को, और ये ट्रू है कि स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को, लेकिन सेम फोर्स से जो है F=m है। लेकिन लेस मास है स्टोन का, इसी वजह से जो एक्सेलरेशन है उसकी वेलोसिटी की और अर्थ की एक्सेलरेशन से कम है और नेग्लिजिबल है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, जो फोर्स है ये हमें बाइंड करती है अर्थ के साथ। जो मोशन होता है मून और हमारे अर्थ की तरफ, जो मोशन है अर्थ और सन के भी, जो टाइड्स होते हैं इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है। जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं और वो हाइट पे जाती है तो फिर वो नीचे क्या लगती है अर्थ की तरफ से। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर लग रही है। तो इसी फॉल को हम कहते हैं फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल के टाइम में कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे स्मॉल जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट भी सेम है, मीटर बाय एस स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू क्या है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, और ये हमेशा होती है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। जो स्मॉल जी की वैल्यू को हम लोग बताते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होती है। तो एफ हो जाएगा G m/m/r²। m मास ऑफ अर्थ, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, r रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर एक्सेलरेशन हो रही है g है तो F=m×g। तो इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दैट G=9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप देख लेते हैं बच्चों रिलेशन और डिफरेंस क्या है कैपिटल जी स्मॉल जी में। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, देखिए कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर के जी स्क्वायर, और स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8। कैपिटल जी कांस्टेंट है, सब जगह सेम रहेगा। स्मॉल जी वेरी कर सकता है। कैपिटल जी की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर, इसकी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्केलर क्वांटिटी है कैपिटल जी, स्मॉल जी वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल है, आप कर लेना, यहाँ दिया हुआ है। मास पढ़ते हैं क्या। एक बॉडी का जो मास है वो क्वांटिटी होती है कि उसमें कितना मैटर है। मास स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसकी एसआई यूनिट है केजी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग केजी लिखते हैं, किलोग्राम को। ठीक है, अब मास ऑफ जो बॉडी है वो कांस्टेंट है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो बॉडी का मास है वो हमेशा स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखते हैं बच्चों वेट क्या होता है। जो फोर्स
जो एक ऑब्जेक्ट लगाता है जब वो अट्रैक्ट करता है सेंटर ऑफ अर्थ को, इसी को बोलते हैं वेट। एफ इक्वल टू एम है, तो अर्थ के केस में कह सकते हैं एक्सेलरेशन को जी, तो एफ इक्वल टू एम इंटू जी। और एफ की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ डब्ल्यू से, तो वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू जी, है ना। वेट एक फोर्स है और ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन है, और ये डिपेंड करता है स्मॉल जी पे जो वेक्टर क्वांटिटी है। अब देख लेते हैं रिलेशन क्या है, 1 kg WT, और इसे न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं। तो W इक्वल टू एम इंटू जी, तो 1 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। अब मास और वेट में डिफरेंस क्या है, देखिए मास एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया से मेजर किया जाता है, और वेट मास इंटू एक्सेलरेशन से किया जाता है। मास टोटल क्वांटिटी होती है मैटर की जो एक ऑब्जेक्ट में कंटेन है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे अर्थ अट्रैक्ट करी ऑब्जेक्ट को वो उसका वेट होता है। जो मास है वो ऑब्जेक्ट का हमेशा सेम रहता है हर जगह, लेकिन जो वेट है वो वेरी कर सकता है। मास मेजरमेंट होता है यूजिंग अ पेन और अ बीम बैलेंस, लेकिन जो मेजरमेंट ऑफ वेट है वो होता है स्प्रिंग बैलेंस की वजह से। मास कभी भी चेंज नहीं होता है चाहे वैल्यू जी की ज़ीरो हो जाए, लेकिन जो वेट है वो ज़ीरो हो सकता है अगर जी ज़ीरो है, ठीक है। अब देखते हैं कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं स्मॉल जी को। अर्थ कोई परफेक्ट स्फीयर नहीं है, जो इसका रेडियस है अर्थ का वो बढ़ता रहता है जब भी हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, इसीलिए हम जो स्मॉल जी से कांस्टेंट लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे और उसके आसपास। लेकिन जब हम अर्थ से दूर जाते हैं तो हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ यहाँ न्यूमेरिकल से बच्चों आप लोग कर लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्रस्ट और प्रेशर, ठीक है। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है उसके सरफेस पे, इसे बोलते हैं थ्रस्ट। जो इफेक्ट है थ्रस्ट का ये हर यूनिट पे पड़ता है, जिसे हम लोग प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर का स्मॉल ऐसा सिंबल होता है पी, इसे लिखते हैं फोर्स बाय एरिया जो होता है एफ बाई ए। ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल, जिसे पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर दो फैक्टर होती है, फोर्स अप्लाइड और एरिया ऑफ सरफेस ओवर ऑन विच फोर्स एक्ट्स। प्रेशर की एग्जांपल है जो हाई बिल्डिंग का बेस है वो चौड़ा बनता है, जिससे कि जो वेट है वॉल का उस पर एक्ट करे, जो लार्ज सरफेस एरिया मिले प्रेशर कम लगे। स्कूल बैग है उसकी जो स्ट्रिप है वो ब्रॉड होती है, जो वेट है स्कूल बैग्स का वो लार्जर एरिया पे पड़े शोल्डर के, और पेन कम हो और प्रेशर कम लगे। चाकू के ब्लेड हैं वो नुकीले बनाए जाते हैं, जिससे कि जो उस वेरी सरफेस है छोटा हो उस पर फोर्स लगे तो लार्ज प्रेशर लगे और ऑब्जेक्ट तुरंत कट जाए। जितने भी लिक्विड गैस फ्लूइड हैं उन पर प्रेशर लगती है। अब देखते हैं बायनेंसी क्या होती है। जो अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं ऑब्जेक्ट जब उसे हम फ्लूइड में डुबाते हैं, इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ बायनेंसी। ये एक्ट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करती है। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ और सरफेस पे कम होती है बाइंड फोर्स से एक्सर्टेड बाय द फ्लोशन पे, और व्हेन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ ग्रेटर होती है तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है, और जब छोटी होती है तो ऑब्जेक्ट तैरने लगता है, ठीक है। ये रीज़न है कि जो एल्पिन सिंक हैं और बोट और शिप हैं वो तैरते हैं पानी की सरफेस पे, ये इसका रीज़न है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखते हैं बच्चों डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास m है कैपिटल M और वॉल्यूम v है तो डेंसिटी हो जाएगी मास बाय v। इसकी एसआई यूनिट है kg अपॉन मीटर क्यूब। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि अगर किसी बॉडी को पूरा पानी में डुबाया जाए या पार्शियली डुबाया जाए तो इस पर कोई अपवर्ड फोर्स लगती है जो इक्वल है उसके वेट के जो डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसे यूज़ किया जाता है किसी रिलेटिव डेंसिटी को बताने के लिए, शिप्स और सबमरीन बनाने के लिए, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर का बनाने के लिए भी इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। ऐसा इसीलिए कि जो शिप है वो आयरन और स्टील के तैर जाते हैं पानी पे, और छोटा पीस ऑफ आयरन डूब जाता है। अब देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसकी यूनिट कोई होती नहीं है क्योंकि ये एक रेशियो है। अब कुछ यहाँ न्यूमेरिकल से सॉल्व आप कर लेना, ना बने सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है और आंसर मैं बता ही दूंगा चैट में अगर ना बनेगा तो, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।